हेलो एवरीवन। हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हमारी स्क्रीन पे देख के लग रहा होगा कि आज हम क्या करवाने वाले हैं, तो आज हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन, जो कि आया हुआ है फॉर द डेट 1 और 2 अगस्त। ठीक है। तो वैसे भी आपको पता है कि भाई हम इसका कोई भी लाइव सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स के तो पर्सनल मैसेजेस भी आ जाते हैं और एक आध स्टूडेंट्स तो हमारे ग्रुप रिलीवेंट मॉक एसएससी पे ये डाल ही देता है कि भैया कई बार मॉक टेस्ट अच्छे आ जाते हैं ना, तो भाई उनको ये लगता है कि इनके सॉल्यूशंस यदि मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो भाई देखो, मैं हर बार की तरह इस बार भी बता देता हूँ कि देखो, मेरे को कोई मजा नहीं आता है ना, मेरे को कोई ऐसा कोई शौक है कि मैं आपके सामने लाइव मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन रखूं। लेकिन फिर भी क्या है ना कि यार देखो, हम सिर्फ और यहाँ पे सिर्फ हम मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे, जैसा कि आपको हमारे थंबनेल पे देख के लग भी गया होगा, क्योंकि मैथ्स के सॉल्यूशन का ही सॉल्यूशन हम इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमारे पास देखो, हमारे पास भी लैक ऑफ टाइम है। क्योंकि हम देखें तो भाई देखो, संडे और सैटरडे तो हमारी छुट्टी रहती है, तो इस वजह से हम वो लाइव बोर्ड का सॉल्यूशन तो प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इस चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है, लेकिन स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं तो भैया उनसे मना तो नहीं करा जा सकता ना। ठीक है। और हम इस चीज को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का सबसे बेहतरीन मकसद हमारा यही है कि हम यदि आपको कोई पॉसिबल हो तो हम उसका शॉर्टेस्ट अप्रोच आपको बता सकें कि आप यदि इस अप्रोच से करोगे तो आपको कम टाइम लगेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज और बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं कि भैया हमसे पूरा पेपर आता था लेकिन कर नहीं पाए। पूरा पेपर आने के पीछे भी रीजन यही है कि यार भाई देखो, 10th क्लास का ही सिलेबस है, 10th क्लास की मैथ्स है। भाई एक आध क्वेश्चन यदि प्रोबेबिलिटी या फिर वो वेरिएंस वेरिएंस जो बढ़ा दी हो वो तो अलग चीज है, लेकिन बाकी तो 10th क्लास की सिलेबस है। लेकिन वहां पे आपने रच रच के करना है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि आपको देखते ही नजर आ जाने चाहिए कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। तो देखो, या तो आपके पास प्रैक्टिस की कमी होती है उस टाइम पे यदि आप पेपर पूरा नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके पास अप्रोचेस की कमी रहती है। ठीक है। अप्रोच मतलब आपको भाई कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, आप यदि देखते भी कर पा रहे हो तो आप जब तक बेसिक से ना कर लोगे उसको, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। तो यही शांति दूर करने के लिए हमने क्या है कि एक मिशन बना रखा है कि भाई आपको अप्रोच प्रोवाइड करी जाए। तो वो सारी अप्रोचेस आपको यहाँ पे मिलेंगी। और ये अप्रोच जानने के लिए आप हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज करके है। आप वहां पे प्लेलिस्ट डाल रखी है हमने, एक मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें हम क्या करते हैं कि 5 से 6 दिन में जब भी हमको टाइम मिलता है तो हम शीट अपलोड करते हैं। और शीट में 25 क्वेश्चन रहते हैं, और 25 क्वेश्चन ऐसे नहीं कि भाई बिल्कुल टुल्लू टुल्लू से क्वेश्चन डाल दी। भाई आप करके देखना, शीट 1 से 11 तक अपलोडेड है, आप करके देखना। यदि आप फिर भी ये कहो कि भाई यहाँ पे अप्रोचेस की कमी है या फिर वो है, तो बताना मेरे को। बाकी आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट मिलेगा यहाँ पे मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज के लिए। ठीक है। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है। हम सिर्फ मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है। अच्छा, तीसरा सेक्शन होता है ना, तो तीसरा सेक्शन। अच्छा। और यहाँ पे देखो भाई, टाइम चाहे भले ही लग जाए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ पूरी आपको बेसिक बताया जाएगा। ठीक है। द एरिया ऑफ rectangle ABCD is 384 centimeter square and equilateral triangle ACE is drawn keeping the diagonal AC as the base of the triangle. If the length of the AB is 24 centimeter, then find the area of triangle ACE. तो यहाँ पे पहले मैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए कर देता हूँ एक बार, कि हमारे पास कोई आयत है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, एसी को आधार मानकर एक त्रिभुज खींचा गया है, समबाहु त्रिभुज। एबी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो एसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे। ठीक है। अब आपने क्वेश्चन भी देख लिया और क्वेश्चन के साथ साथ आपकी थोड़ी थोड़ी निगाह ऑप्शन की तरफ भी चली गई होगी। तो मैं अब यहाँ पे सीधा क्या करूंगा, मेरे को एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल क्या रहेगी, आमने सामने भुजा समान रहेगी। ठीक है। तो मेरे पास एसी विकर्ण है कोई, और एसी विकर्ण से मेरे पास क्या खींचा गया है, एक समबाहु त्रिभुज एसीई। ठीक है। तो एसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्या करना है भाई, एसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए मतलब मेरे को भुजा तो चाहिए कि कोई एक भुजा। अच्छा, ये 24 सेंटीमीटर है। अच्छा ओके। 384 दिया हुआ है, तो 384/24, यानी कि 16 हो जाएगी ना बीसी और एडी। जब ये 16 है, ये 24 है, तो इसको 4 into 6 और इसको 4 into 4, मतलब 4 तो आएगा ही, अंडर रूट में 36 प्लस में 16, ऐसे ही तो होता है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 8 रूट 13 है। 8 रूट 13 हो गई, मतलब इसकी साइड मेरे पास 8 रूट 13 सेंटीमीटर।
तो ये भी 8 रूट 13 है, ये भी 8 रूट 13, तो √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर यानी कि 8 √13 का स्क्वायर। या तो आप 13 का मल्टीपल चेक कर लो सीधा सीधा। 13 का मल्टीपल देखो, 13 कम 13 नहीं, ये तो है ही नहीं। 13 कम 13 और तीसरी 78, ठीक है ये बैठ रहा है। 13 कम 13 दूनी 26 और नहीं बैठ रहा। तो हमारे पास यही ऑप्शन तो है। ये। मेरे पास दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा है मेरे पास, इन ट्राइंगल एबीसी ऑन ए माइनस में कॉन बी इज इक्वल टू 16 डिग्री बेर यस, मतलब और एंगल ए माइनस में एंगल सी इज इक्वल टू 8 डिग्री, देन फाइंड द एंगल बी। ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे जाए, कभी भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए, तो आपको पहले क्या करना है, आपको पहले ही देखने नहीं लग जाना है कि भाई हम बी कैसे निकालेंगे। आप सबसे पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखिए करो उसका, कि भाई स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, ए प्लस में बी प्लस में सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से हमारे पास कोई भी कैसा भी पूछ ले, हम वहां से अब ऐसे करेंगे। अब क्वेश्चन की तरफ पढ़ो, ए माइनस में बी और ए माइनस में सी इज इक्वल टू 8, हमको बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू कैसे निकल सकती है? तो थोड़ा सोचो और थोड़ा देख के बताओ मेरे को कैसे निकल सकती है। अच्छा, जैसे मैं तीनों इक्वेशंस को जोड़ दूं 1 2 और 3, तो मेरे पास ये बताओ बी सी से कर देंगे तो मतलब मेरे पास क्या बचेगा, 3 कॉन ए इज इक्वल्स टू 180 प्लस में 24 यानी कि 204। तो एंगल ए की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 68 डिग्री। तो यहां से बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, बी की वैल्यू हो जाएगी ना मेरे को 52 डिग्री, क्योंकि 68 - 16 ही तो है वो। अच्छा, मेरे पास क्वेश्चन है, अच्छा पाई चार्ट का क्वेश्चन है, तो भाई जब भी मैं कहूंगा आपके पाई चार्ट के क्वेश्चन आते ही आपका सीधी पहले निगाह यहाँ जानी चाहिए आपको, कि भाई हमारे पास यदि कोई डेटा दिया होगा तो हमारे पास एंड लाइन नहीं दिया हुआ होगा। यदि कोई डेटा नहीं है तो भाई सीधा इस क्वेश्चन को काट के इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। फाइंड द सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल कितना है, इलेक्ट्रिकल है मेरे पास 22% और सिविल इंजीनियरिंग है मेरे पास 16%। 22 और 16 38। 38 क्या होता है मेरे को, 19 का मल्टीपल होता है ना सीधा। 19 का मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस बहुत छोटे छोटे हैं। 144 तो देखते ही कट गया, तो यहाँ पे 136.8, 19 × 7 = 133 और 19 × 2 = 38, ठीक है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही तो मैच कर रहा है। अब बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लिया करो, क्योंकि क्या पता हमारे पास हो उसका। तो देखो 19 की 114 है यानी कि 14 42 142 में नहीं जाता ना, और 19 × 7 = 133, हमारे पास 18 बचेगा, 182 में नहीं जाता, ठीक है बात खत्म। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 56 फैक्टोरियल। ओहो, फैक्टोरियल दे रखे हैं। तो भाई ये क्वेश्चन शायद मैंने अपनी प्रैक्टिस सीरीज में, किसी एक प्रैक्टिस सीरीज में करवाया था, लेकिन 56 का फैक्टोरियल नहीं था ऑब्वियसली वहां पे। तो भाई फैक्टोरियल्स का मतलब क्या होता है, एन का फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि मेरे पास एन, एन माइनस में 1 और एन माइनस में 2, एन एन माइनस में 3, ये डॉट 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 करके कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। तो 56 का फैक्टोरियल है तो 56 × 55 और इंटू में 54 इंटू में डॉट 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 करके मेरे पास 1 तक जाएगा, ठीक है। लेकिन 1 तक जाने में इसके पास क्या आया, 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, ऐसे की ऐसे सारी संख्या आ रही है, इसके सारी की सारी संख्याएं आ रही हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई जीरोस कैसे काउंट करोगे, जीरो कैसे कैसे बन सकती है, जीरो कैसे कैसे बन सकती है। आप यहां से काउंट मत करिए, आप यहां से काउंट करिए कि मेरे पास 1 × 2 करूंगा तो 2, 2 × 3 6, और 6 इंटू में 4 करूंगा 24, 24 इंटू में 5 करूंगा तो 120। मतलब यहां तक मेरे पास क्या आया, यहां तक मेरे पास एक जीरो आई। तो ये जीरो आने का रीजन क्या है, या तो 5 का 4 से मल्टीप्लाई हुआ है या फिर 5 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ। तो अल्टीमेटली मैं क्या देख पा रहा हूँ कि यार यहाँ से 2 से 5 के जब बीच मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो एक जीरो तो आनी है, एक जीरो तो आनी है मेरे पास। अब यहां से आगे बढ़ूंगा, देखो 120 तक आ रहा था ना, 120 इंटू 6 करूंगा 720, 720 इंटू में 7 करूंगा तो 72, और 7 मतलब ये कितना हो जाएगा 5040, 5040 इंटू में 8 करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 40 320, 40 320 इंटू में 9 करूंगा तो 9 दूनी 18, 9 तीय 27 28, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36। तो ये मेरे पास, ये मेरे पास 10 का गुना करने पे डबल जीरो आ रही है। मतलब मैंने क्या देखा कि यदि मैंने 1 से 10 तक का मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास दो दो जीरो आ गई एंड में, दो जीरो आ गई। लेकिन मेरे पास 10 का फैक्टोरियल तो निकालना नहीं था, मेरे को 56 के फैक्टोरियल के पीछे निकालना था। तो भाई दो दो जीरो कैसे बन सकती हैं, एक या तो हम 2 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का 10 से होगा, तभी तो ये जीरो बन सकती है ना, मेरे पास जीरो का कॉन्सेप्ट यही तो है। या तो हम 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर हम 10 का 5 का 10 से, या फिर 2 का 10 से, जो भी है हमारे पास, तभी तो जीरो आ सकती है। और कोई जीरो के पीछे कोई भी आपके पास रीजन है, ठीक है।
तो मेरे पास दूसरे में क्या रहेगा, यदि फर्स्ट में दो जीरो तो सेकंड में भी दो, थर्ड में भी दो, फोर्थ में भी दो, और फिफ्थ में भी दो, और एक ये, तो मेरे पास कितनी हो गई, 11। लेकिन आपने जब क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ जब आपने 11 आंसर लगा दिया और 11 आंसर लगा के आप निश्चिंत हो गए कि ये क्वेश्चन तो मेरा सही हो, लेकिन जब आंसर की आई तो ये क्वेश्चन रॉन्ग मिला। अब उस क्वेश्चन को रॉन्ग होने का पीछे रीजन क्या था मैं बताऊं, क्योंकि आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ाई नहीं, आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ाई नहीं, या ना तो आपको नॉलेज है नंबर की इतनी कि आप इन क्वेश्चन को कर दो। ठीक है, अब आप थोड़ी सी वीडियो रोक के और इसको ट्राई करना कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं हम कि भाई 56 के फैक्टोरियल बीच में 25 भी आया है, 25 भी। और भाई मेरे पास चाहे कुछ भी है, मैं यदि 24 × 25 भी करूंगा ना, तो 24 × 25 से ही मेरे पास दो जीरो बन रही है एंड में, 600 आता है ना ये। तो 600 में दो जीरो तो यहीं पे बन गई 24 × 25 में। इसके बाद एक और जीरो आएगी जब इसका 30 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो भाई मेरे पास जब 21 से 30 में गया ना तो मेरे पास तीन जीरो थी, 21 से 30 में तीन जीरो बन रही है मेरे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट जीरो मेरे पास कहां बनेगी, नेक्स्ट जीरो मेरे पास 50 में है, क्योंकि 50 भी तो ऐसा ही है भाई, 50 में 25 छिपा हुआ है, और 25 का गुणा 48 से कर लो सीधा सीधा, आपको सीधा सीधा लग जाएगा ना, 2400 आएगा। 2400 में भाई दो जीरो आए हैं, दो जीरो हैं, और दो जीरो, एक जीरो पहले भी तो आ गई होगी, 45 × 42 करा होगा तब भी तो यहां से मेरे पास यहाँ पे 11 जीरो ना होके 13 जीरो है। ठीक है, यहाँ पे मकसद समझाना है आपको, यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है कि भाई क्वेश्चन कर दिए सीधे। if 2 tan x minus में cot x is equals to -1 and tan x greater than 0 then find the value of tan x। अच्छा, तो भाई कई तो tan x की वैल्यू -1 लगाएंगे, पर tan x की वैल्यू -1 तो होगी नहीं क्योंकि tan x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो मेरे को यहाँ पे सॉल्व भी करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे सॉल्व भी करना पड़ेगा। मतलब मैंने क्या करा, मैं tan x को y मान लूँ, तो 2y माइनस में 1 में y हो जाएगा इज इक्वल टू -1, तो 2y² प्लस में y माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, 0। मतलब अब मेरे को यहाँ पे फैक्टर्स करने पड़ेंगे इसके, तो 2y² प्लस में 2y माइनस में y माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, मतलब 2y, y माइनस में 1, सॉरी y प्लस में 1 माइनस में 1, और y प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। मतलब एक तो y की वैल्यू -1 और एक y की वैल्यू 1/2। तो y की वैल्यू -1 तो हम कंसीडर करेंगे नहीं क्योंकि tan x की वैल्यू -1 तो हो ही नहीं सकती, tan x ग्रेटर देन 0 है। भाई हम -1 तो यहीं से देख पा रहे थे, x की वैल्यू 135 रख दो, या फिर कुछ भी ऐसा रख दो जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, यानी कि 315 रख दो, तो भी हमारे पास -1 आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू में -1, -1 इंटू में -1 करेंगे तो मेरे पास -1 आ जाएगा। लेकिन -1 कंसिडर करना नहीं था, हमारे पास कैसी वैल्यू आएगी, 1/2 आएगा हमारे पास। ठीक है, मेरे पास यहाँ से क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ए ट्रेन टेक्स 12 सेकंड्स टू क्रॉस ए पोल if it takes 15 seconds to overtake a man who is running at 14.4 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, 14.4 इंटू में 5/18, भाई मैं सीधा सीधा कर सकता हूँ, 18 × 144 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन कुछ महान ऐसी है ना भाई जिनको लिख के बताना पड़ता है, तो बता दिया भाई मैंने। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो भाई मैंने लेंथ ऑफ द ट्रेन मान ली x, और स्पीड ऑफ द ट्रेन भी भाई बाई मान ली मैंने। तो मेरे को भाई देखो पोल की तो कोई लेंथ है ही नहीं, पोल को तो हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो हमारे पास x अपॉन वाई इक्वल टू कितना है, 12, क्योंकि ट्रेन को सिर्फ अपनी लेंथ ही कवर करनी है इस केस में। तो मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू 12 भाई। भाई रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझाया हुआ है अपने वीडियो पे, आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरे केस में ये मेरे से क्या कह रहा है कि 15 सेकंड्स टू ओवरटेक हु इज रनिंग एट 14.4 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि x अपॉन में ये y माइनस में 4 लग देता हूँ इसको, तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 15 है। अब यहाँ पे भाई देखो y -4 और y प्लस में 4 दोनों रख के देखने पड़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमारे पास जब केस बनता है ना, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों एक दूसरे के साइड ही आ रहे हैं। ठीक है, मेरे पास दोनों केसेस बन सकते हैं, यहाँ से x अपॉन वाई प्लस में 4 भी बन सकता है, क्योंकि यदि एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो, और अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 15y माइनस में 60, मतलब कि ये मेरे पास कितना हो जाएगा -3y, x की वैल्यू 12 आएगी, मतलब -60, y की वैल्यू 20, y की वैल्यू 20 आती है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 240 मीटर। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कितना है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 8.4 एंड 18.9। अच्छा, कुछ मान मूर्तियां ऐसी होंगी कि भाई जिनको पता है 27, 28, 189 होता है। भाई आपको काउंटिंग तो
सॉरी टेबल्स तो याद होनी चाहिए, कम से कम 35 तक तो याद होनी चाहिए। और स्क्वायर्स में कहूंगा, स्क्वायर्स आप याद रखो कम से कम 1 to 50 के। यदि आपसे कोई नींद में भी पूछे ना कि भाई 49 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप 2401 सीधा बताओ उसको, उसके मुंह पे मारो 2401 के। 51 का भी बताओ तो 2601, 2704, फिर उसके बाद 2809, ऐसे ऐसे। ठीक है, एक स्क्वायर को बता देता हूँ आपके पास ट्रिक क्या होती है। यदि आपको देखो फर्जी ट्रिक्स पे तो जाना नहीं, जैसे मेरे पास केवल 2 डिजिट्स नंबर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जैसे 56 है, तो 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 56 को मेरे पास 5 के स्क्वायर लिखो 25, 6 के स्क्वायर 36, और 5 की 30 और 2 60। तो यहाँ पे लिखो ये एक इधर से छोड़ गए तो 6, 3 और 1 और 31, 36। ऐसे ही आप यदि निकालना चाहो 86 का, तो 86 का कैसे निकलेगा, 83 का निकाल के बताता हूँ। 83 का हमको 2 डिजिट चाहिए, तो 8 का कितना हो जाएगा 64, और 3 का मेरे पास कितना होता है 09। 09 भी लिखूंगा ना, और 8 की 24 और 2 48, तो मेरे पास यहाँ से 9, 8, 8 और 6, 8। ठीक है, तो ये मेरे पास स्क्वायर्स की है, लेकिन 2 डिजिट्स नंबर्स के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे 27 × 7 है, या तो मैं 7 का मल्टीपल चेक कर लूँ, 36 7 252, ये मेरे पास नहीं है, और ये भी मेरे पास 7 से डिविजिबल है। तो भाई यहाँ पे तो सीधा सीधा ही देखना पड़ेगा। 8.4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा यहाँ पे देखो मैं 28 × 3 लिख दूँ इसको, और यहाँ पे 27 7 189 होता ही है मेरे पास, अपॉन में 100। इसका ही तो रूट निकालना है मेरे को, है ना। तो ये मेरे पास क्या है 7 चौक 28, मतलब कि ये मेरे पास कितना बन जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर, क्योंकि 7 चौक 28 है ये। और यहाँ से 3 का क्यूब, और यहाँ से 3, मतलब 3 की स्क्वायर का स्क्वायर, और अपॉन में 100। तो यहाँ से मेरे पास कितना बन जाएगा, 7 दूनी 14, और 14, 14 नम्मा 126, 12.6 आ रहा है ना। आपको इतना ही लिखना होता है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 33। अच्छा 33 का डिविजिबिलिटी रूल भाई मेरे से तो आता नहीं है, लेकिन मेरे से ये आता है कि इसके प्राइम फैक्टर्स 11 × 3 होते हैं। मतलब मैं 3 से डिविजिबल चेक कर लूँ, एक बार 11 से चेक कर लूँ, दोनों से होगा तो 33 से हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 और 7 18, 18 और 10 28 नहीं है, 4 8 12, 9 21 21, और 4 25, 25 और 6 31, और 7 38 नहीं है, 4 और 1 5 और 3 8, 8 और 8 16 है, 16 और 8 24 और 9 33। अच्छा ये तो है मेरे पास। तो यहाँ पे 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं भाई, साथ साथ 9 और 8 17, 17 और 4 21, और 3 और 1 4, 4 और 8 12, यानी कि 21 माइनस 12। सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, ऐसा ही तो रहता है। यदि 11 से डिविजिबल होगा वो, तो संख्या 11 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो यदि नहीं आता है तो ऑब्वियसली पढ़ने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो मेरे पास यहाँ पे जब तीनों ऑप्शन नहीं है, तो चौथा ऑप्शन होगा, और आप चेक करते रहना आप, तो ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आंचल सोल्ड ए वॉच टू अमन एट 20% प्रॉफिट, एंड अमन सोल्ड इट टू। अच्छा मेरे पास आंचल है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास अमन है, ठीक है। तो आंचल ने 5 से 6 में बेचा, और अमित को 15% प्रॉफिट पे। 15% प्रॉफिट मतलब मैं 50 से 60 मान लू इसको, तो 60 का 15% कितना हो जाएगा मेरे पास, जस्ट फॉर माई सिंप्लिसिटी ये 50 60 लगा, क्योंकि यहाँ पे ये 3/20 लिखेंगे ना कुछ कुछ, तो भाई सीधा तो हम ऐसे करेंगे नहीं कि 23/20, या फिर हम सीधा ऐसे कर लेंगे 60 का 15% ही ना होता है, यानी कि 69। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच फॉर द अमन कितना है 69 है, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच फॉर आंचल इज 114, मतलब ये कॉस्ट प्राइस। अच्छा 19 की वैल्यू मेरे पास 114 दी हुई है, तो यहां से मेरे को क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट अर्न्ड बाय अमन 9 है ना, तो 9 की 54 हो जाएगा मेरे पास सीधा सीधा। अच्छा मेरे पास यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। 525 इंटू 525 इंटू 525 प्लस में ओके, तो ए क्यू प्लस में बी क्यू बन रहा है ऊपर, और यहाँ पे क्या बन रहा है ए स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी, पर यहाँ पे मेरे पास पॉइंट लग रहा है, तो मतलब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 1 2 3 4 3, मतलब 1 अपॉन में 10,000 में कॉमन ले रहा हूँ, तो 10,000 ऊपर जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास कितना बच जाएगा, ये मेरे पास ए प्लस में बी बच जाएगा ना, ए प्लस में बी मतलब कि 525 प्लस में 225, 750, और 750 का बाद 4 जीरो और आएंगी, 750 के बाद 4 जीरो। तीसरा ऑप्शन बन रहा है ना भाई, एक एक चीज नहीं बताऊंगा खोल के, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 64 पाई √3 सेंटीमीटर क्यूब, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द गिवन सिलेंडर।
तो भाई यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर है 64√3 पाई, पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ पे मनी वन में काटो कि भाई आर स्क्वायर मेरे पास कितना है, 16 है, 16 चौक 64 होता है ना, तो एच की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 4√3 सेंटीमीटर। रचा रचा के मत लिखना कि भाई आर की वैल्यू लिखोगे पहले, पर भाई जिसकी यदि याददाश्त थोड़ी कमजोर है तो भाई वो साथ के साथ भूल जाता है, तो लिख लेना भाई, ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एच की वैल्यू जब 4√3 है तो मेरे पास यहाँ पे एल, आर और एच, जब ये 4√3 है, ये 4 है, तो 4 तो आना ही है, 4 इंटू में 2 हो जाएगा, तो 4 इंटू में 2 8 हो जाएगा मेरे पास, सीधा सीधा। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 6x प्लस में 4 cos 4x प्लस में 15 cos x प्लस में 10 अपॉन में cos स्क्वायर 5x प्लस में 5 cos स्क्वायर x। यदि आपको ये क्वेश्चन यदि उसमें आ जाए ना, किसमें, मेन एग्जाम में, तो आप छोड़ के आओगे पहली बात तो इसको, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है भाई इन चीजों के पीछे कि भाई cos 6x है, नीचे cos स्क्वायर x है। पर आपको इतना दिमाग लगाना नहीं था, आपको सीधे सीधे x की वैल्यू 0 डिग्री रखो इसमें, देख के ही लग रहा है भाई x की वैल्यू 0 डिग्री रखोगे तो 1 प्लस में 6 प्लस में 15 प्लस में 10, क्योंकि ये 0 हो जाएंगे ना, सारे के सारे 1 हो जाएंगे मेरे पास, 15 6 21 21, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 22 और 10 32, अपॉन नीचे कितना बन रहा है, 1 प्लस में 5 6 प्लस में 10 16, 32 अपॉन में 16, तो अब इसको बेसिक से यदि करना है तो बेसिक से कैसे करेंगे भाई, थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा इसमें, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम चाहिए उसके लिए, है ना। हम कभी इस क्वेश्चन को ही ले लेंगे अपने प्रैक्टिस में, तब आपको बेसिक से ही पूरा बता देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मेरे पास cos स्क्वायर एक्स है, नीचे cos स्क्वायर 3x है, यहाँ पे मेरे पास cos स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे cos स्क्वायर 5x है। तो भाई मैं एक चीज तो यहाँ से देख पा रहा हूँ कि मेरे को यहाँ से cos स्क्वायर 5x भी चाहिए, cos स्क्वायर 3x भी चाहिए, और cos स्क्वायर x भी चाहिए। तो cos स्क्वायर 3x बनाने का रीजन तो मैं यहाँ से बना दूंगा, यहाँ से मैं बना दूंगा ये, तो कि भाई मैं यहाँ पे यदि मैं ऐसे लिख दूं इसको, cos 2 इंटू में 3x लिख दूं, तो ये कितना हो जाएगा, cos 2x है ना, x क्या है यहाँ पे 3x, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2 cos स्क्वायर 3x माइनस में 1, भाई स्क्वायर 3x तो बन गया, 3x तो बन गया। भाई कैसे भी कर लेंगे, अभी रुको तो सही, रुको तो सही, और सारी टर्म्स को भी तो बोलना पड़ेगा फिर, और सारी टर्म्स को भी तो बोलना पड़ेगा। तो भाई और सारी टर्म्स को खोलने के लिए हमको चाहिए टाइम, तो हम कभी इसको बेसिक से करेंगे तो आपको पूरा बताएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, यदि आपको नहीं जानना है तो आपकी मर्जी, ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 30 मैन इज 32 ईयर्स, तो मतलब 960 हो जाएगा टोटल। 5 मैन हैविंग एन एवरेज ऑफ 24 ईयर्स लेफ्ट द ग्रुप, फाइंड द न्यू एवरेज एज ऑफ ऑल द मैन इन द ग्रुप। तो यहाँ पे भाई डेविएशन और वो एलिगेशन लगाने का प्रयास मत करना है, क्योंकि एवरेज में डेविएशन और एलिगेशन कब लगाया जाता है, जब बहुत सारी चीजें छोड़ रही हूँ, बहुत सारी चीजें ज्वाइन कर रही हूँ, तब डेविएशन का फायदा तब होता है। यहाँ पे सीधा सीधा ही आप देख पा रहे हो भाई, देखो 30 का 32 32 960, 24 5 120, 120 ने छोड़ दिया, 840 बच गया, 840 कितना में बैठा हुआ 25 में, तो 25 की 75, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 की 75, यानी कि 33.6 ईयर्स, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे कितना क्या है, ए मैन इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज अ वुमेन एंड थ्राइस एज एफिशिएंट एज अ चाइल्ड। अच्छा, मैन वुमेन और चाइल्ड, चाइल्ड से 3 एफिशिएंट है और वुमेन से ट्वाइस है, तो 1 सॉरी 2 मान लेता हूँ इसको, इसको 3 तो इसको 6, मतलब हो जाएगा ना ये, क्योंकि इसका तिहाई है तो इसका 2 गुना कैसे हो जाएगा, ठीक है। इफ 3 मैन एंड 4 चिल्ड्रन टेक 18 डेज टू डू द सेम वर्क, 18 डेज मतलब टोटल वर्क मैं यहां से निकलवाऊं तो टोटल वर्क कितना रहेगा, 6 18 और 4 दूनी 8, मतलब 26, 26 इंटू में 18 टोटल वर्क हो गया मेरे पास। देन फाइंड द टाइम टेकन बाई 6 वुमेन टू डू द सेम वर्क, 6 वुमेन मतलब 6 18 26 ही आ गए ना सीधे सीधे, ठीक है। मेरे पास यहां से क्या क्वेश्चन है, इफ 3a प्लस में 7b इज इक्वल टू 34, ab इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9a स्क्वायर प्लस में 49b स्क्वायर, ठीक। आपको 34 के स्क्वायर पता है, 34 के स्क्वायर 56 होता है, 35 का 12 12 से 25 12 96, फिर उसके बाद 13 69, 14 44, फिर उसके बाद 15 से 21, 16 से 81, 64, फिर उसके बाद 18 49, फिर उसके बाद 19 36, फिर उसके बाद 2025, फिर उसके बाद जो भी है कर लोगे ना, आपको 50 तक याद होनी चाहिए। तो जब ये 1156 है ना,
लेकिन मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, यदि स्क्वायर चाहिए इसका तो 7 के 21, है ना। और 7 के 21 इंटू मैं 8 करूंगा तो मतलब कितना बनेगा ये मेरे पास 168। ठीक है, 168 और इंटू में 2 भी तो करना पड़ेगा क्योंकि 2 ए भी है, मतलब ये मेरे पास कितना आएगा 336। या तो ऐसे कर लो कि भाई 336 सब में जोड़ के देख लो, या फिर 1156 में से 336 सीधे सीधे ही घटा दो आप भाई, सबसे बढ़िया ऑप्शन। ठीक है, तो 1156 माइनस में 336 कितना हो जाएगा, 820 हो जाएगा। ठीक, मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, ए सम was invested at compound interest of 20% per annum compounded annually, if the amount received after 2 years was rupees 1500, then find the amount received at after 4 years। तो भाई आपसे यदि कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड परसेंटेज आती है कि भाई परसेंटेज को कंपाउंड जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं, हमको क्या करना है कि 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6 और 5 से 6, ये मेरे पास नीचे वाला क्या है, ये मेरे पास प्रिंसिपल है, ये मेरे पास अमाउंट है। ऐसा ही तो होता है ना, ये मेरे पास प्रिंसिपल है, ये मेरे पास अमाउंट है। यदि मैं इसका करूंगा तो 1296 में 625 आता है ना, तो मतलब मेरे पास टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा यहाँ से 671। लेकिन हमको इंटरेस्ट नहीं निकालना, मेरे को निकालना है सिर्फ और सिर्फ अमाउंट। तो अमाउंट क्या रहेगा मेरे पास, 636। 6 का भी मल्टीपल, 6 का मल्टीपल चेक करो, 9 2 11 और 12, 8 4 8 4 12 और 2 14 नहीं है, 4 4 8 और 2 10, 6 और अच्छा 2 ऑप्शन फंस गए। तो 2 ऑप्शन नहीं फंसे इसके लिए भाई मैं 36 का मल्टीपल चेक कर लूं सीधा सीधा। 2 ऑप्शन फंसेंगे तो 36 का मल्टीपल चेक कर लो, 36 का मल्टीपल चेक करोगे तो देखो 36 ये नहीं करता है 36, क्योंकि 36 का पहाड़े में 192 में आता है क्या, 192 में तो मेरे को तो नहीं लगता, 36 72 108 144, फिर उसके बाद फिर उसके बाद 180, 180 के बाद 216 252 288, उसके बाद भाई मेरे को तो नहीं लगता कि भाई 36 के पहाड़े में आता होगा ये। ठीक है भाई, बाकी बेसिक वाले भी भाई थोड़ा सा बेसिक भी बता देते हैं हमको यार। चलो, यहाँ पे देखो मेरे पास 5 से 6 5 से 6, ठीक है, ये 2 इयर्स के लिए था। तो 2 इयर्स के 25 अपॉन में 36, मतलब 36 की वैल्यू मेरे पास 1500 है, तो 6 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 250, एक की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 125/3। ठीक है, 125/3 यानी इंटू में 25, ये मेरे पास टोटल प्रिंसिपल था। अब ये मेरे पास अमाउंट कितना हो रहा है 6/5, इसका 6/5, इसका 6/5, इसका 6/5, इसका 6/5, ये 5 5 5 ये इससे कट गया, ये 5 इससे कट गया 5 बार, और ये 5 इससे कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, सॉरी ये 3 इससे कट जाएगा 2 बार। तो 6 6 6 216 है, 216 दूनी 432, और 432 इंटू में 5 करूंगा तो भी 2160 ही आंसर आता है मेरे पास। ठीक है, द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 डिस्काउंट्स ऑफ 10 15 एंड 20। तो या तो भाई ए प्लस में बी प्लस में सी माइनस में ए बी सी अपॉन में 100 और वो लगा दो। भाई ये फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, ए प्लस में बी प्लस में सी माइनस में ए बी सी अपॉन में, सॉरी प्लस में ए बी सी अपॉन में 100 प्लस में ए, सॉरी ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी अपॉन में 100 और प्लस में ए बी सी अपॉन में 10,000, यही तो होता है मेरे पास। लेकिन मेरे को ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, ये मेरे को सीधा सीधा करना है। 10 और 15 25, 25 में से मेरे को कितना घटाना है 1.5, यानी कि 23.5। तो इस 1.5 ही क्यों घटाना है भाई, 1.5 ही क्यों घटाना है, तो उन्हीं के लिए एक सजेशन है कि अच्छे से पढ़ो पहले, तो आपको समझ में आएगा 1.5 क्यों घटाना है। ठीक है, और 23.5 माइनस में 20 का निकालना है, तो 23.5 माइनस 20 करूंगा 43.5, सॉरी 43.5, और 43.5 प्लस, प्लस क्यों करा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, डिस्काउंट दे रहा है तो 23.5 और 20%, मतलब 23.5 को यदि मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4.7, और 43.5 माइनस में 4.7, यूनिट डिजिट 8 आएगा, एक ही ऑप्शन मारा है। मेरे पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:7 रिस्पेक्टिवली, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एजेस इज 12 years, then 3 years hence from now age of b will be how much percent more than of a। अच्छा, प्रेजेंट एज का डिफरेंस मतलब 4 की वैल्यू इनका 12 दी हुई है, तो ए की प्रेजेंट एज 9, बी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 21, 3 years हैंस 24 हो जाएगी, इसकी 12 है, तो 3 years हैंस बी की एज ए का 100% ज्यादा है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट लीव्स 3 एज अ रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9 12 एंड 5, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n। कितना इजी सा क्वेश्चन है ये। तो 9 और 12 का एलसीएम 36 हो जाएगा, 36 बन जाए 180। हमको 3 नंबर की सबसे हाईएस्ट संख्या कितनी होती है 900,
और 900 प्लस में 3, 903, मतलब कि मेरे पास कितना आ जाएगा 12। ये तो नंबर सिस्टम का एक सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, हमने तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर रखे हैं। सही आंसर लगाया ना, 12। मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ x प्लस में y इज इक्वल टू 60 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 24 माइनस में y माइनस 36। तो भाई देखो दो दो वेरिएबल है और एक ही क्वेश्चन है, तो भाई हम कुछ भी सजेस्ट कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अब कुछ भी ले सकते हैं तो भाई मैंने ले लिया x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 36। तो भाई कुछ लोग कहेंगे कि भाई x की वैल्यू 24 और y की वैल्यू 36 ही क्यों ली, हम ऐसे भी तो ले सकते हैं कि 0 और 60। तो भाई जो 0 और 60 ले रहा है ना, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा ही पूछ रहा है भाई एक्स माइनस 24 माइनस बाई माइनस 36, है ना। क्योंकि यदि मैं 60 माइनस 36 रखता हूं तो मेरे पास कितना है, एक बार 12 है, इसकी पावर 12 निकालना भाई मेरे बस की बात नहीं। बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे 24 की पावर 12 है, 24 की पावर 12, 12 और 12, ठीक है। सॉरी मैं अपने वर्ड्स वापस ले रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 71। अच्छा बोर्ड मास का क्वेश्चन है भाई, बोर्ड मास के क्वेश्चन को स्किप करा करो एक बार के लिए, लेकिन मैं तो भाई देखो समझा रहा हूँ सिर्फ, तो मैं तो अभी करूंगा। ठीक है, तो भाई एकदम फोकस रह के 4/3 प्लस में बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एट सब्ट्रैक्ट। तो मेरे पास यहाँ पे 5/7 है इंटू में 4 दिया 12, 12 दूनी 12 प्लस में 2 14 है, 14/3। ऑफ लग रहा है, ऑफ मतलब गुणा, तो मतलब ये मेरे पास कितना हो जाएगा 10/3, 4/3 प्लस में 10/3। अब ये 4/3 प्लस में 10/3 मत कर देना, यहाँ पे ऑफ है। अच्छा, 3/4 माइनस में 5/6 प्लस में 2/3। मैं इसका डिनोमिनेटर सेम बना रहा हूँ, इन सबका डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए इसको इसको 3 से, इसको 2 से और इसको 4 से तो करो। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 9/12 माइनस में 10/12 प्लस में ये किससे कर रहा था 4 से, तो 8/12। ठीक है, तो ये मेरे पास माइनस में 4/5 ऑफ 5/6 ऑफ, अच्छा 5 से 5/6 24, तो 16/3। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ रहा है, 4/3 प्लस में 10/3 इंटू में ये कितना हो जाएगा, 7/12 हो रहा है ना, माइनस में 16/3, तो ये कितना हो जाएगा 5/6, मतलब कि 4/3 माइनस में 16/3 कितना हो जाएगा ये मेरे पास, माइनस में 4 हो जाएगा ना, माइनस में 4 प्लस में 35/18, 18×4 = 72, 37/18 आंसर है ना माइनस में। अच्छा, ए कैन डू द सेम वर्क सम वर्क इन 15 डेज। अच्छा ए 15 डेज में कर रहा है, बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। अच्छा बी इज मोर एफिशिएंट देन ए, तो सीधा सीधा नहीं बता सकते कि बी 12.5 दिन में कर देगा, क्योंकि यदि ए और बी, ए की एफिशिएंसी 5 तो बी की 6, तो यानी कि इसका उल्टा रहेगा ना, इनका जो नंबर ऑफ डेज रहेंगे, भाई नंबर ऑफ डेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। जिसकी जितनी ज्यादा एफिशिएंसी उसका उतना ज्यादा टाइम, जिसकी जितनी ज्यादा एफिशिएंसी उसका उतना कम टाइम, सॉरी, नंबर ऑफ डेज इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये 6 की वैल्यू कितनी दी हुई है 15, 2.5 गुना, तो इसकी वैल्यू 2.5 गुना। भाई ये सब मैं नहीं लिखूंगा, ये सब जहां लिखने की जरूरत पड़ेगी वहां लिखूंगा, लेकिन आपको सीधा दिखना चाहिए 20% है, तो 20% का मतलब 12.5, यदि 40% होता तो 40% के लिए हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे सीधा 10। ठीक है, if they work on alternate day starting with A then the work will be completed। तो मेरे पास ये 25/2 मान लेता हूँ इसको, तो इसकी एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, क्योंकि टोटल वर्क 75 मान लिया ना, मनी मन में। ठीक है, तो इसको 2 दिन में 11 काम कर रहे हैं, अब 75 करना है, 11×7 = 77 नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना है, 11×6 = 66, मतलब 12 दिन तो ये हो गए, और 66 वर्क हो गया, मतलब 13वें दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा, तो 13, और हमारे पास कितना बच गया 4, 4 को 6 एफिशिएंसी के साथ कर देगा 13 सही 2/3, और 13×3 = 39, 41/3, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, सी ऑप्शन। मेरे पास यहाँ से क्या दिया हुआ है, ए मैन टेक्स 15 hours टू रो डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इफ ही टेक्स 30 hours टू गो बैक टू पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर ऑफ द। ओके ओके, कितना अच्छा क्वेश्चन है। मेरे को एक्स रेशियो वाई चाहिए, एक्स रेशियो वाई, एक्स क्या है द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, और यहाँ पे वाई क्या है द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम।
तो यहाँ पे भाई देखो, मैंने ये तो सब आपको हर प्रैक्टिस शीट में बताया होगा कि यदि मेरे पास डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यहाँ पे यदि टाइम का रेशियो मेरे पास 15 है और 30 दे रखा है, तो इनका स्पीड का रेशियो कितना रहेगा मेरे पास? 2:1। सॉरी, उल्टा ही रहेगा ना, 30:15, 2:1। ये मेरे पास क्या है? एक्स प्लस में वाई, और ये मेरे पास क्या है? एक्स माइनस में वाई। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 3 आ जाएगी, वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि आपने सीधा सीधा देख के लग ही रहा होगा यहाँ पे। तो भाई देखो, ये मेरे पास कितना है? 3/2 आएगा ना एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से? वाई की वैल्यू के लिए मेरे को घटाना पड़ेगा, तो 1/2, तो 3:1। ठीक है। कई इसको ऐसे करेंगे कि भाई इतना टाइम लिया है, उनसे बड़ा बेवकूफ कोई है? बताना फिर। ठीक है। टाइम ऐसे ही बचता है, और हमको टाइम ही बचाना है मेन पेपर में जाके थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं होंगे, लेकिन कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं जिनमें आपको बहुत टाइम लगेगा करने में। तो वहां पे टाइम लगाइएगा, इन तुच्छू से क्वेश्चंस पे टाइम देने की बजाय। ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? A certain sum becomes 3.4 times of itself in 30 years when invested at simple interest। 3.4 टाइम्स मतलब कि उसको 2.4 का इंटरेस्ट मिला है। 2.4 का इंटरेस्ट मिला है। इन हाउ मच टाइम विल द सम 8.2 टाइम्स? 8.2 टाइम्स मतलब 7.2 इंटरेस्ट। तो कितने साल में मिलेगा? मतलब 2.4 उसको 30 में मिल रहा है, तो कितना मिल जाएगा? 90 ईयर्स में, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करवा रहा है। अब भाई ये कैसे हुआ है, एक बार थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। मेरे पास एस की वैल्यू PRT/100 होती है। ठीक है। मेरे पास यदि पी सेम है, पी सेम है, तो मेरे पास एस की वैल्यू कितनी रहेगी? RT के प्रोपोर्शनल रहेगी। भाई जितना ज्यादा आर रहेगा, जितना ज्यादा टी रहेगा, उतना ज्यादा एस रहेगा हमारे पास। तो मैं यहां से क्या देख पा रहा हूं? मेरे पास ब्याज कितना है? पहले केस में मेरे पास ब्याज है 2.4, दूसरे में मेरे पास है 7.2, और मेरे को निकालना क्या है? मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब मेरे पास सेम है, तो पहले केस में टाइम यदि टी मान ले, पहले केस में यदि 30 था, तो दूसरे केस में कितना रहेगा? नहीं लगा सकते क्या आप सीधा सीधा? ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इफ इनकम ऑफ ए इज 80% मोर देन दैट ऑफ बी, देन इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट? अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं भाई। इनकम ऑफ ए इज 80% मोर देन बी, तो ए और बी, बी की यदि 5 है तो ए की 9 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? बी कितना कम है? 4/9, 4/9 कितना हो जाएगा? 44.44%। इसमें टाइम लिया तो फिर क्या करना? अब देख लो भैया, हमने पूरा लिया है यहाँ पे 35 मिनट, और 35 मिनट में आपको पूरा समझाया है, इस वजह से आपको टाइम लगा है। बाकी कल मिलते हैं जब वो लाइक बोर्ड के सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है। तो अभी इसी वर्ड के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। मिलते हैं कल, है ना? तब तक के लिए अच्छे से पढ़ लो।